हेलो एवरीवन, मैं कुणाल लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 5th सेमेस्टर का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग धीरे करके एक एक जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो आपको जैसा कि पता होगा ऑलरेडी कि क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इच्छुक हैं पढ़ने में या लक्ष्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने में, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वह इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको सारी जानकारी रिलेटेड टू सब्जेक्ट कह लीजिए या रिलेटेड टू कोर्सेज कह लीजिए इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग, सभी आपको इस नंबर पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपका चाहत है कि आप लक्ष्य से जुड़ें, तो डेफिनेटली इस नंबर पे आप कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से आप कलेक्ट कर लें। ठीक, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या फिर फीस के रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे अभी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, उसके सिलेबस के डिस्कशन के लिए हूँ यहाँ पे, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। मैं छोटा सा आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का नाम सुनते हैं तो मोस्टली हमारे दिमाग में आता है कि ट्रेन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। सिर्फ ट्रेन नहीं, हम लोग जो है ना, ट्रैक्शन कहने का मतलब होता है कि चाहे आप, हो सकता है वह बस हो, इलेक्ट्रिक बस की बात कर लें, या इलेक्ट्रिक कार हो, इन सब के बारे में कह लीजिए, या ट्रेन है ना, सारा चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हैवी लोड को एक जगह से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करना, मतलब एक जगह से किसी भी हैवी लोड को दूसरे जगह पे भेज देना या पहुंचा देना, है ना। इसी प्रक्रिया को, इसी एक्शन को हम लोग कहते हैं ट्रैक्शन। ठीक है, अब बात आती है सर ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि हम कोई डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं कह लीजिए, या फिर आप कोई सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसके मदद से हम प्रोपल्सन, अर्थात चाहे ड्राइंग का या फिर आप कह लीजिए कि पुश करने का, मतलब उसको एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, बाकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा आगे आपको। तो एक जगह से दूसरे स्थान पे किसी भी हैवी लोड को पहुंचाने के लिए हम किसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक है, सिस्टम, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, समझ में आए। अब इसके अंतर्गत आपको ट्रेन के बारे में भी सारी जानकारी मिलने वाली है। लगभग आप 80% चीज जानने लगोगे कि ट्रेन में क्या होता है एक्चुअली में, कैसे वर्क करता है, कैसे लाइट होता है, ईच एंड एवरीथिंग आप जानोगे यहाँ पे, है ना। या कुछ होता है जैसे अब इलेक्ट्रिक बस है, वह भी आपका कह लीजिए कि ट्रैक्शन का ही पार्ट है, उसके बारे में भी आप कुछ जानकारी यहाँ पे हासिल करोगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि टोटल आपको 6 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, 6 यूनिट पढ़ना है। सिलेबस चेंज हो गया है, पहले सिलेबस जो था अलग अलग था, ट्रैक्शन 1 और ट्रैक्शन 2 को था, लेकिन अब जो है ट्रैक्शन 1 और ट्रैक्शन 2 दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल आपके पास यहाँ पे 6 यूनिट पढ़ना है। एक एक करके हम सबके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला यूनिट की बात अगर करें आपका, तो ये है आपका बेसिक ऑफ ट्रैक्शन। कौन सा है, बेसिक ऑफ ट्रैक्शन। देखिए, बेसिक ऑफ ट्रैक्शन करने का मतलब है कि हम जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि रेलवे की ही अगर हम बात करें, मेजॉरिटी आप कह लीजिए या अधिकांशता हम लोग रेलवे की ही बात करेंगे, लेकिन ट्रैक्शन सिस्टम के अंतर्गत बस भी आ जाता है, ट्रॉली भी आ जाता है, ट्राम कार भी आ जाता है, ट्रेन तो आती ही आती है ना। सारा सिस्टम हो जाता है हमारा, किसके अंतर्गत आएगा, लगभग ट्रैक्शन सिस्टम के अंतर्गत आएगा। तो इसके अंदर हम जो बेसिक है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बेसिक जो रेलवे का है उसके बारे में जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि कितना जोन है, कहाँ कहाँ पे है, जोन का ऑफिस क्या है, कितना नेटवर्क है, इन सब के बारे में, मतलब बेसिक्स ऑफ कह लीजिए कि हम ट्रैक्शन सिस्टम इन इंडिया में जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कितना नेटवर्क है, इन सब के बारे में पहले तो चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इंजन यूज किया जाता है वह कौन कौन सा इंजन यूज किया जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के इंजन यूज किए जाते हैं, जैसे कि हो सकता है वह इलेक्ट्रिफाइड इंजन कह लेते हैं या इलेक्ट्रिक इंजन कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नॉन इलेक्ट्रिक इंजन। तो पहले आप देखे होंगे स्टीम इंजन यूज किया जाता था, या फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उसको और मॉडिफाई करके आईसी इंजन का इस्तेमाल किया गया। वो सभी जो होता है नॉन इलेक्ट्रिफाइड इंजन में आता है। लेकिन अभी करंटली बात करें मौजूदा टाइम में, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिफाइड इंजन यूज करने लगे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक इंजन हम लोग यूज करने लगे हैं। डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, सप्लाई हम लेते हैं और ट्रेन को रन करवाते हैं, ठीक है। तो आप कह लीजिए कि आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक इंजन का यूज करने लगे हैं। तो उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, देखिए तो पढ़ेंगे हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव या इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे कि उसका इंटरनल जो कनेक्शन होता है या उसका जो अंदर में सर्किट बना हुआ होता है वह कैसे बना हुआ होता है, कैसा कैसा मतलब क्या क्या कंपोनेंट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव में, हर एक के बारे में हम ये चीज सीखेंगे, है ना। उसके बाद हम बैटरी ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे, फिर डीजल ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको स्टीम इंजन और आईसी इंजन के बारे में नहीं पढ़ना है, बट मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूं ताकि आपको ये ना लगे कि सर सिलेबस में है नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अलग से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद है आपका बैटरी ड्राइव, और इसी पे आपका देखना है कि बैटरी ड्राइव और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या फेल्योर हो गया या क्या संभावना होता है कि वह फेल कर जाए या उसमें कुछ फॉल्ट आ जाए, इन सब के बारे में हम लोग इसी में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके एडवांटेज के बारे में, इसके डिसएडवांटेज के बारे में एक एक चीज करके इसमें अध्ययन करेंगे हम, ठीक है। इसका रिमेडीज करने का मतलब अगर मान लीजिए फेल हो गया तो उसे हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे हम ठीक करेंगे, इसके बारे में भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। उसके बाद है आपका वोल्टेज बैलेंस, करंट बैलेंस, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स, इंडक्शन इफेक्ट, मेट्रो रेल सिस्टम फीचर्स, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि वोल्टेज बैलेंस क्या होता है, करंट बैलेंस क्या होता है, उसमें जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होता है वह कैसे होता है, उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यही है आपका, ये तो मेट्रो है आपका, मेट्रो रेल सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बेसिक क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इसका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा आपका चैप्टर जो है आपका वो कौन सा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए यही है आपका ट्रेन। जैसे कि आप ध्यान से अगर देखिए यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, ये देखिए सप्लाई यूज किया हुआ है, तो ये आपका है। इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट। अब पेंटोग्राफ से इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट किया और यहाँ से अब बताइए कि अंदर पता चल रहा है कि कहाँ जा रहा है, तो हम उस सर्किट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि यहाँ से जो है ये अंदर जो है कैसे वर्क करता है, कहाँ पहुंचा, कैसे जो नीचे मोटर लगा होता है वहां तक सप्लाई पहुंचता है, क्या डायरेक्टली पहुंच जाता है या अगर बीच में हम और बहुत सारा स्टेप को फॉलो करते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए दूसरा चैप्टर है आपका पावर सप्लाई अरेंजमेंट, ठीक है। पावर सप्लाई अरेंजमेंट से समझने का ये मतलब है, आप समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करता है पेंटोग्राफ, मतलब कह लीजिए कि पेंटोग्राफ के द्वारा इंजन कलेक्ट करता है, तो वह इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है ना, कहाँ से आता है। क्या जो सबस्टेशन होता है, जो नॉर्मल आप कह लीजिए कि जो पावर ग्रिड का सबस्टेशन होता है उसका अपना होता है, रेलवे का क्या अपना सबस्टेशन होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि रेलवे में भी अपना सबस्टेशन होता है जिसको कि हम बोलते हैं ट्रैक्शन सबस्टेशन, है ना। ट्रैक्शन सबस्टेशन या टीएसएस के नाम से वो जाना जाता है। ये खुद के लिए एक सबस्टेशन बनाता है क्योंकि देखिए यह भी एक प्रकार का तो कंज्यूमर ही हो गया ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहीं से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी भेजा जाता है, लेकिन जो आपका रिसीविंग स्टेशन होता है उससे इसका जो लाइन होता है वह चेंज हो जाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज यहाँ पे भी यूज होता है, 25 किलो वोल्ट नॉर्मली यूज किया जाता है आपका सिंगल फेज। तो 25 किलो वोल्ट आपका ऐसा नहीं समझ सकते कि हाँ लो वोल्ट है जस्ट लाइक 440, नहीं, यह भी हाई वोल्ट के अंतर्गत ही आता है। तो वह 25 किलो वोल्ट जो है कहाँ से सप्लाई वह कलेक्ट करता है, ये कहाँ से वह जो है उसका इस्तेमाल करता है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम आपको बताते हैं, कभी जब आप स्टेशन से गुजर रहे होते हैं तो कभी देखिएगा कि आपको लिखा हुआ मिलेगा SP या फिर SSP, ये सब ध्यान से देखिएगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा इन सब चीजों को, क्या होता है, इसको बोलते हैं सेक्शनिंग।
ठीक है, सेक्शनिंग पोस्ट बोलते हैं इसको, सब सेक्शनिंग पोस्ट बोलते हैं, कुछ इस तरह से आपका टर्म आता है। ये सब नथिंग बट सब स्टेशन ही होता है, छोटा छोटा सब स्टेशन बनाया जाता है और सिर्फ रेलवे के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें जो सब स्टेशन यूज होता है वह कैसा होता है, उसमें हम लोग उसका क्या लेआउट होता है, कैसे बनाया जाता है, या फिर उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट एंड देयर फंक्शन, उसका काम क्या है। अब जैसे यहाँ पे भी सब स्टेशन है तो यहाँ पे भी आप हो सकता है कि सर्किट ब्रेकर यूज करते होंगे, यहाँ पे भी आपका जो है आइसोलेटर यूज होता है, इंटरप्टर यूज होता है, सबका यहाँ पे भी इस्तेमाल है। तो वो कैसे वर्क करेगा और कैसे कैसे हम उसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, उसका लेआउट क्या है, इन सब के बारे में भी देखेंगे। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड देयर फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है। फिर आता है देखिए फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सबके बारे में समझेंगे। सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग एंड सब सेक्शनिंग पोस्ट, एलिमेंट्री सेक्शन, इसमें मेजर इक्विपमेंट क्या यूज होते हैं, या फिर इसमें मिसलेनियस इक्विपमेंट भी होते हैं वो क्या यूज होता है। फिर स्विचिंग स्टेशन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए जो सब स्टेशन में हमारा ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है या जो और इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। या जो कैटनरी कंस्ट्रक्शन होता है बताएंगे आपको कैटनरी क्या होता है। जो वायर देखते हैं ना, आपको देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब जो है हमारा, ये सब हमारा कैटनरी कहलाता है। ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें 25 किलोवोल्ट सप्लाई रहता है आपका। ठीक, तो इसको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे किसमें, यूनिट 2 में। राइट, चलिए अगला आपका है यूनिट। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आप इस तरह से आपको लगा हुआ, कहीं भी आप देखिएगा ऐसा सब स्टेशन में आपको छोटा छोटा मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, रेलवे स्टेशन जो होता है, जैसे बड़ा बड़ा स्टेशन होगा वहां पे कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आपका एसपी या एसएसपी कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ठीक ना। अब ये हमारा जो होता है ट्रैक्शन सब स्टेशन है, यहाँ से सप्लाई भेजा जाता है। जो कंडक्टर आप देखते होंगे 2 ट्रैक के ऊपर जो लगा हुआ होता है, कंडक्टर स्ट्रिंगिंग किया होता है, वहां पे जो सप्लाई भेजा जाता है कुछ यहीं से भेजा जाता है और बीच में कुछ ऐसा ऐसा सब स्टेशन बना करके हम लोग उस सप्लाई को भेजते हैं। ठीक है ना, बताएंगे आपको एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तीसरा है आपका ओवरहेड इक्विपमेंट। देखिए ओवरहेड इक्विपमेंट क्या होता है, इसके बारे में आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। मतलब जो भी इक्विपमेंट ऊपर जो सप्लाई अरेंजमेंट करके या सप्लाई को हम रिसीव करने के लिए जो अरेंजमेंट बनाते हैं वही सारा चीज आ जाता है ओवरहेड इक्विपमेंट में। ओवरहेड मतलब बाहर में या ऊपर, इन मतलब ओपन एरिया में जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, छोटा सा चीज समझ लीजिए। जैसे देखिए ये आपका पोल है या इसको हम लोग मास्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सब हमारा असेंबली है, ठीक ना, कैटनरी असेंबली बोलते हैं। अब इसी में आप देखिए ये सब आपका क्या है, कंडक्टर यूज किया हुआ है, एक कॉन्टैक्ट वायर यूज किया हुआ है, एक कैटनरी वायर यूज किया हुआ है, बीच में आप देखिएगा कुछ ऐसा ऐसा लगा हुआ है। ये सब आपका क्या होता है, स्पेशल या ड्रॉप कहलाता है आपका, ड्रॉपर सॉरी, है ना। अब इसमें आप इंसुलेटर का भी यूज करते हैं। तो कितना इंसुलेटर का यूज करते हैं, अब यहाँ पे देखिए बीच में आपको ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये पोल का स्ट्रक्चर आपका अलग है, ओवरहेड इक्विपमेंट में ही आएगा। तो एक एक के बारे में आपको बताएंगे आपको। और ध्यान रखिएगा जब अब आप सफर कर रहे होते हैं ना ट्रेन से, तो एक बार ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा। जो भी दिखता है उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, देखिएगा, एटलीस्ट उसका स्ट्रक्चर जो है ना माइंड में रखिएगा कि अच्छा ऐसा शेप था, ऐसा होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे ना तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा होता है इन सब चीज के बारे में, तो अध्ययन करेंगे ही हम लोग। देखिए कुछ ऐसा अभी बताएं, देखो ये आपका पेंटोग्राफ हो जाता है। अब ऊपर पे देखो ऐसा करके आपका वायर गया हुआ है, एक हमारा कैटनरी वायर होता है या एक हमारा आपका फिर से कह लेते हैं कॉन्टैक्ट वायर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ इस शेप में आपको लगा हुआ मिलेगा जब आप ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं। तो देखिएगा मास्ट बोलते हैं इसको हम लोग मास्ट बोलते हैं, जो कि पोल होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर उसका बना हुआ होता है। सबके बारे में हम एक एक करके डिटेल से देखेंगे। अब ये आपका असेंबली है आपका, ठीक है, कैटनरी असेंबली इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पे कंडक्टर जो है आपका हैंगिंग किया हुआ है या लटकाया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे एक और वायर है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, एक कॉन्टैक्ट वायर होता है, एक कैटनरी वायर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या है, 2 वायर है ना, ये अलग ट्रैक के लिए होगा, ये आपका अलग ट्रैक के लिए है। और यहाँ से आपका करंट को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इसी में आप देखेंगे कहीं पे इंसुलेटर लगा होता है, कहीं बीच में आप देखिएगा सप्लाई नहीं होता है। तो कैसे वहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस प्रकार से ट्रेन वहाँ पे रन करता है, ईच एंड एवरीथिंग कह लीजिए कि हम यहाँ पे सीखेंगे एक एक करके, और काफी डिटेल में जाकर के हम लोग सीखेंगे ताकि आपको कहीं पे दिक्कत या परेशानी नहीं हो। ठीक है ना।
चलिए अगला है आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यूनिट 4 में। देखिए यूनिट 4 में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर बोल रहे हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामांकन। जैसे मान लीजिए कोई इंजन है, आप कैसे पता करेंगे कि वह इंजन डीजल के लिए है या फिर मान लीजिए वह इंजन इलेक्ट्रिक का है। तो इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, कौन सा इंजन है जो ब्रॉड गेज पे चलने वाला है, कौन सा इंजन है जो कि नैरो गेज पे चलने वाला है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस इंजन में कितना एचपी का मोटर लगा हुआ है ना, या कितना एचपी का मोटर है जो कि यूज किया जा रहा है, उसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है मोटर, उसमें कितना पावर ऐड किया हुआ है, वह मोटर जो है कितने पावर का है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ये है नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम भी देखेंगे, इसके इंटरनल जो सर्किट है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है उसका क्या फंक्शन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्सिलरी सर्किट ऑफ लोकोमोटिव ये भी पढ़ेंगे। लोको बोगी, देखो ये बहुत बेसिक चीज है। बोगी आप कहते हो ना, बोगी होता है, आप सीधा सीधा जो कोच होता है ना उसी को आप बोगी बोल देते हो। जैसे कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बोगी मतलब आपका कहने का मतलब है, जैसे देखो ये ट्रेन है ना आपका, मान लीजिए ये ट्रेन है, ऐसा मान लीजिए, तो ये बीच से जो होता है इसको आप कह दोगे, क्या कह दोगे, बोगी कह देते हो। देखो ऐसा ये जो है आपका, ये छोटा छोटा जो टुकड़ा में बटा हुआ होता है उसी को आप बोगी बोलते हो। एक्चुअली में वह बोगी नहीं होता, उसको हम लोग कोच बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोच बोलते हैं। बोगी किसको कहते हैं, तो नीचे आपको ध्यान रखिएगा व्हील लगा होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 2 व्हील आपका लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 व्हील है, इसमें भी आपका 2 व्हील होगा और इसमें भी आपका 2 व्हील होगा। टोटल कितना हो गया, 6 व्हील है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता और सिर्फ ये 4 मतलब कह लीजिए कि 4 आपका व्हील रहता अलॉन्ग विद दैट 2 एक्सिस, तो इसको हम लोग कहते हैं बोगी। इसी को आपको कहीं कहीं मिलेगा बोबो लिखा हुआ, क्या मिलेगा, बोबो। लेकिन अगर ये 3 वाला यूज कर रहे हैं जिसमें कि आप 6 यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है कोको। कुछ इस तरह से हमारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपको कभी आप जब ट्रैवल करोगे ना तो फिर आप बोगी नहीं बोलोगे उसको, फिर क्या बोलोगे, कोच बोलोगे। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर क्लासिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू व्हील अरेंजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ एसी सिस्टम, उसका फिर मेंटेनेंस क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन क्या है, इस सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, किसमें, यूनिट 4 में। अगला यूनिट है आपका, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बता रहे थे ना, इंटरनल जो आपका सर्किट है वो कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार का बना हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो इंटरनल सर्किट है। इसमें हमारा क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है ना, सब बताएंगे आपको हम। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए वायर है, पेंटोग्राफ से आया सप्लाई आएगा, फिर यहाँ पे देखिए इन्वर्टर लगा हुआ है, फिर डीसी लिंक लगा हुआ है, फिर यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है, फिर यहाँ से आपको क्या है, एक्सिलरी इन्वर्टर है। तो इस तरह से कन्वर्ट करके धीरे धीरे यहाँ देखो ट्रांसफार्मर है, फिर ये व्हील के पास पहुंच रहा है। तो ऐसे करके क्या क्या यूज होता है ना इंटर में, अंदर में सारा चीज के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे इंटरेस्ट लेकर के तो बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, और बहुत आसान भी लगेगा, बहुत भास्ट भी नहीं होगा। इतना आसान शब्दों में या इतना सरल भाषा में आपको मैं समझा दूंगा कि आप समझ जाएंगे। पिछले सब्जेक्ट के भांति इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे सोलर टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी बच्चे को दिक्कत हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, हो सकता है जिनको दिक्कत हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अब नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसे भी बच्चे होंगे, लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं समझे होंगे उस चीज को जो कि मैंने आपको बताया है सोलर टेक्नोलॉजी में। और एग्जाम तो अच्छा गया है, ये इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑल्सो। अब आता है यूनिट 5। देखिए यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, ट्रैक्शन मोटर और ट्रैक्शन लाइटिंग के बारे में। देखिए ट्रैक्शन मोटर में हमारा जो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि व्हील हमारा रोटेट करे, तो कौन सा मोटर का इस्तेमाल होता है। अभी पहले डीसी सीरीज मोटर होता है, अब उसको भी मॉडिफाई करके अब एसी मोटर यूज करने लगे हम लोग। तो उसमें कौन सा मोटर होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर हम लाइटिंग की बात करते हैं, तो जो ट्रेन का कोच होता है उसमें हम किस प्रकार से लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना। इसमें डबल बैटरी सिस्टम क्या होता है, सिंगल बैटरी सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रैक्शन मोटर। जो मोटर होता है ट्रैक्शन मोटर होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ना, उसका बिहेवियर क्या होगा, क्यों वह काम हम लोग यूज कर रहे हैं उसको ट्रैक्शन में, ठीक ना। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसा, कितने प्रकार का मोटर यूज करते हैं ट्रैक्शन में, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, कंट्रोल ऑफ अ मोटर, उस मोटर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। मेथड ऑफ अ कंट्रोल,
कितने प्रकार से है, कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, राइट। रिक्वायरमेंट ऑफ अ ब्रेकिंग, हम उसे रोकना चाहें तो फिर हम कैसे रोक सकते हैं, मतलब कैसे ब्रेक अप्लाई करेंगे उसमें, सबके बारे में पढ़ेंगे। उसका टाइप के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ अ ट्रेन क्या होता है, लाइटिंग, सिंगल बैटरी, डबल बैटरी, पैरेलल ब्लॉक, SG, HOG, इंडोन जनरेशन, ये सब क्या होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब देखे होंगे हर एक चीज को, भले आप उससे वाकिफ नहीं है या कह सकते हैं कि उसको आप जानते नहीं है, लेकिन जब आप जान जाइएगा ना, फिर आप देखिएगा, तब फिर आपको लगेगा अच्छा ये है, अच्छा ये होता है, कुछ ऐसा आप सीखने लगेगा। देखिए कुछ ऐसा मोटर ही इस्तेमाल किया जाता है हमारा ट्रैक्शन मोटर में, ठीक है ना। जनरली DC सीरीज मोटर होता है, लेकिन अभी अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए EOG, इंडोन जनरेशन इसको बोलते हैं। कभी भी आप फुल्ली AC ट्रेन में आप देखिएगा कि उसके आगे और पीछे कुछ इस तरह से आपका कोई एक कोच बना हुआ होता है, जिसमें सवारी नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो होता है मोटर वगैरह, जनरेटर वगैरह लगा होता है। यही होता है जो कि पूरे कोच को सप्लाई प्रोवाइड करता है। इंड ऑन जनरेशन ये होता है। इसी में आपको लिखा हुआ मिलेगा कौन सा, तो मोटर कार यान, कुछ ये आपको लिखा मिलेगा, मोटर कार यान, ठीक है ना। ऐसा कुछ आपका, ये मोटर कार वैन भी लिखा हो रहता है, तो वो होता है आपके किसमें, इंडोन जनरेशन में होता है। इसमें अब अंदर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सब हम आगे जब चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे HOG होता है, हेड ऑन जनरेशन इसको बोलते हैं। तो ये हमारा HOG के अंतर्गत आता है। सप्लाई हम यहाँ से रिसीव करते हैं और फिर सप्लाई भेजते हैं। तो किस प्रकार से हम लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 6, ठीक है ना, लास्ट बट नॉट लिस्ट। यूनिट 6 में हम लोग पढ़ेंगे सिग्नलिंग के बारे में। जैसे आप देखते होंगे कि ट्रेन जो होता है जब रन कर रही होती है ट्रैक पे, तो ट्रेन जो है सिग्नल को ही फॉलो करता है। अगर सिग्नल जैसा ट्रेन के जो लोको पायलट होते हैं जो या पायलट होते हैं, अगर सिग्नल जिस प्रकार से दिया हुआ है वह बिल्कुल उसी को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि जैसे रेड होता है तो ट्रेन वहीं पे खड़ी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं इस एक अपना स्थान चेंज करेगी जब तक कि वह सिग्नल आपका चेंज नहीं हो जाता ग्रीन में, ठीक है ना। अगर ग्रीन रहेगा तो वो ट्रेन चलती रहेगी। तो वो जो लोको पायलट होता है जो ट्रेन को ड्राइव करता है, वह सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को ही फॉलो करता है। समझिएगा इस चीज़ को। तो सिग्नल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अलग अलग प्रकार के सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, मैं जिसमें से कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरली 4 एस्पेक्ट लाइट यूज किया हुआ है, आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ रेड है, यहाँ 1 येलो है, यहाँ देखिए डबल येलो है, यहाँ पे आपको ग्रीन दिखाया हुआ है। तो इन सब का क्या मतलब होता है, कैसे लोको पायलट समझ जाता है कि इसमें अभी क्या करना है, स्पीड को बढ़ाना है या स्पीड को कंट्रोल करके घटाना है, इन सब के बारे में हम इसमें ही पढ़ेंगे। फिर आपका सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है। सुपरवाइजरी कंट्रोल रिक्वायरमेंट देखिए, आप देखे होंगे कभी स्टेशन जो होता है वहाँ पे पूरे स्टेशन को जो कंट्रोल करता है स्टेशन मास्टर, उसके केबिन में कभी जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्प्ले टाइप से मिलेगा, देखिएगा, नहीं तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको, जहाँ से कि वो पूरे ट्रैक को कह लीजिए आप पूरे प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करता है ना। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। कितने प्रकार का सिग्नल होता है, ट्रैक सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, AC ट्रैक सर्किट होता है, DC ट्रैक सर्किट होता है, उसका क्या इस्तेमाल है, हम क्यों यूज कर रहे हैं उसका, वह सिग्नलिंग में कैसे हेल्प करता है ना, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में कैसे हेल्प करता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। एडवांटेज उसका क्या है, क्या डिसएडवांटेज है। फिर यहाँ पे एक चीज आता है लास्ट में, मेट्रो रेल सप्लाई सिस्टम, कि मेट्रो रेल जो हम यूज करते हैं उसमें हम किस प्रकार का सप्लाई देते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इंडिया में उसका क्या स्कीम है, सब एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला आप देखिए, कुछ ऐसा सिग्नल आप देख सकते हैं, अभी लेटेस्ट में आप देखिएगा तो कुछ ऐसा सिग्नल यूज होता है लेटेस्ट में, कहीं पे आप देखेंगे ऐसा सिग्नल लगा होगा, लेकिन इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे भी, ये भी एक प्रकार का सिग्नल ही है ना, संट के लिए यूज किया जाता है, ये भी आपका सिग्नल है। इसका क्या मतलब है, ड्राइवर जो है, जो लोको पायलट हुआ देखता है तो इसको क्या समझता है, क्या करना है अगर यहाँ पे सिग्नल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए टोपी टाइप से लगा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है। सब में LED लगा होता है, 2 LED जल रहा है, 3 LED जल रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए इसका क्या मतलब है, यह भी एक अलग प्रकार का सिग्नल होगा भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म जो होता है हमारा, उसके पहले भी 2 सिग्नल होते हैं, बाद में भी 2 सिग्नल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका कैसे यूटिलाइज होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, एक एक करके हम हर एक चीज के बारे में सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि आप लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। नंबर आपको पता होगा,
नंबर पे आप कॉल करके ले लीजिएगा सब्जेक्ट, या अगर परचेज करना चाह रहे हैं तो आप बाय कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपके पास जो टोटल 5 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है किसी भी हाल पे, तो 2 सब्जेक्ट आपका जो है वो तो आपका फिक्स है, ठीक है ना। एक तो माइक्रो प्रोसेसर है और दूसरा आपका कौन सा है, एनर्जी ऑडिट। बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों में से, एनर्जी ऑडिट, ठीक है, एनर्जी ऑडिट है। इसके बाद 3 जो है इलेक्टिव है, 3 इलेक्टिव में आपका एक ट्रैक्शन सिस्टम भी है, उसके बाद स्विच गियर प्रोडक्शन है, मोस्टली यही चल रहा है, ठीक है। बाकी आप अगर यूटिलाइजेशन भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लीजिएगा, यहाँ पे आपको उसका भी कोर्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से इसी इलेक्टिव में आपका जो है SGP जो कि स्विच गियर प्रोडक्शन है, और 4th इलेक्टिव आपका है ट्रैक्शन। हालांकि अलग अलग कॉलेजेस में आप अलग अलग सब्जेक्ट लिए, किसी कॉलेज में इसमें ट्रैक्शन की जगह पे इल्यूमिनेशन लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैक्शन ही आप पढ़ सकते हैं। आप स्विच गियर प्रोडक्शन लिए हैं, इसी में आपका एक सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, वह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर चाहें तो वो स्विच जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है उसको भी आप देख सकते हैं, और चैनल पे पड़ा होगा स्ट्रीम एकेडमी जो है, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसको भी पढ़िएगा, RRB JEE और SSC JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। SGP तो इंपॉर्टेंट है ही। ट्रैक्शन सिस्टम से आपको कम से कम 3 या 4 सवाल आपको मिल जाएगा किसी भी JEE के एग्जाम में, ठीक है ना, मिल जाएगा। बेसिक क्वेश्चन जो होता है, ऐसा नहीं कि बहुत डीप में जाके पूछता है, बट बेसिक क्वेश्चन आपको इसमें भी ट्रैक्शन से मिल जाएगा, आपको 3-4 क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इन फ्यूचर अगर आप जानते हैं कि आप कहीं ज्वाइन करेंगे RRB JEE में ही, अगर JEE बनते हैं, चाहे ALP वगैरह में मौका मिलता है, तो अगर आपको ये जानकारी है तो वहाँ पे बहुत आसान होगा आपको सीखने में, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं और वहाँ पे आसानी से आप उसको कवर कर सकते हैं या सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। और बाकी 5वां इलेक्टिव जो है उसमें तो पता नहीं है, कहीं ड्रोन टेक्नोलॉजी हुआ है, कहीं पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कहीं पे एडवांस ऑटोमेशन एंड कंट्रोल है। तो जिसके कॉलेज में जो मिला है अपने हिसाब से उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। बाकी जो भी हेल्प हो पाएगा हम लोग करेंगे, मदद करेंगे, जो भी ज़रूरत पड़ेगा आप डेफिनेटली बताइएगा। मैं जहाँ तक हो सकेगा उसको कोशिश करूँगा कि आपका जो भी मतलब डाउट है या जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए, ठीक है। बाकी कोई फीडबैक हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।